एवरीवन, स्वागत है आपका बायोलॉजी के चौथे चैप्टर हेरिडिटी के अंदर। तो आज हेरिडिटी की पहली क्लास होने वाली है और हेरिडिटी को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा खत्म करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक चैप्टर नहीं है। कुछ बच्चों को ये हार्ड भी लगता है चैप्टर, लेकिन आई प्रॉमिस हार्ड नहीं लगेगा। बिल्कुल बेसिक्स से उठा करके चलेंगे आपकी जेनेटिक्स को और हाई लेवल पे पहुंचाएंगे, और साथ में हम क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो इसमें मेंडल के एक्सपेरिमेंट है कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चंस बच्चों को हार्ड लगते हैं। उसमें जो एक्सपेरिमेंट पूछे जाते हैं कि जो प्योर है उसको हाइब्रिड के साथ क्रॉस कर दिया, टॉलनेस कर दी, शॉर्टनेस कर दी, ये सब जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस हम साथ के साथ करते चलेंगे। वैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में एनसीईआरटी का जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना, वेरिएशन कैसे आता है, ये सब पढ़ने वाले हैं और जेनेटिक्स के बेसिक टर्म्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हेरिडिटी को स्टार्ट करने के लिए हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी होती क्या है, तो देखिए बायोलॉजी की ना बहुत सारी ब्रांच होती है। कैसे बायोलॉजी की ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि आप सब सब्जेक्ट की ब्रांचेस पढ़ते हैं ना, मैथ्स की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, ऐसी बायोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि बॉटनी होती है, जैसे कि जूलॉजी होती है, बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई, ठीक है, और क्या हो गया, माइक्रोबायोलॉजी होती है, माइकोलॉजी होती है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है ब्रांचेस। ऐसे तो करके बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। इकोलॉजी भी एक ब्रांच होती है। तो क्या है, बायोलॉजी की पता नहीं कितनी ही ब्रांचेस है, लेकिन हमें क्या काम है, हमें बायोलॉजी की एक खास ब्रांच को देखना है जिसका नाम होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स कुछ नहीं है, जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, अब मैं जेनेटिक्स की बात क्यों कर रही हूँ, जेनेटिक्स की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जेनेटिक्स है ना एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, एक बड़ा टर्म है। उसका एक पार्ट मैं कह सकती हूँ हेरिडिटी होता है। हालांकि हेरिडिटी और जो आपकी जेनेटिक्स है ना, आप उसको एक जैसा सही मानते हैं, लेकिन जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स एक तरीके से बड़ा टर्म है, क्योंकि जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं और जेनेटिक वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ते हैं, और हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। एंड हेरिडिटी, इसकी जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है, इस सब की अगर मैं स्टडी बोलूं, इस सब की स्टडी क्या है, जेनेटिक्स है। यानी कि जीन्स के बारे में पता लगाना, उनके जेनेटिक वेरिएशन के बारे में पता लगाना, हेरिडिटी के बारे में पता लगाना, ये सब क्या है, ये जेनेटिक्स के अंदर आता है। जेनेटिक्स के अंदर हम इन चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना। जैसे कि आपके पेरेंट्स की जो संपत्ति है ना, वो संपत्ति क्या होगी, उनसे आपको दी जाएगी, है ना, उनकी जो संपत्ति है वो आपको दी जाएगी। यानी कि वो संपत्ति कैसी होगी, हेरिडिटरी होगी, यानी कि वो आपके पेरेंट्स से आपके पास आएगी, तो वो है हेरिडिटरी। इसी तरीके से बायोलॉजी में क्या होता है, हेरिडिटरी में आते हैं आपके पेरेंट्स से आपके पास कैरेक्टर्स, आपके पेरेंट्स से आपके जैसा जो आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस है, जो आपका शरीर है, उसमें जो कैरेक्टर्स है वो कैसे है, हेरिडिटरी है ना। हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, यानी कि हम कैसे हैं, हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। तो जेनेटिक्स तो है जीन्स के बारे में, जेनेटिक वेरिएशन के बारे में, जीन्स में कैसे चेंज आते हैं, हेरिडिटी के बारे में, सबके बारे में। लेकिन हेरिडिटी मेनली किस बारे में होती है, हेरिडिटी होती है हमारी के सक्सेशन के बारे में, एक तरीके से कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या सक्सेशन हो रहा है, क्या चीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। लेकिन मैंने फिर कहा यही बात कि जेनेटिक्स और हेरिडिटरी को आप एक दूसरे के लिए रिप्लेस करके भी यूज कर सकते हैं। जेनेटिक्स को ही हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हेरिडिटी है तो जेनेटिक्स का ही पार्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स की। अब सबसे पहले तो बात यही आती है कि भैया जीन्स क्या होते हैं, है ना, जीन्स क्या होते हैं, अगर मैं पूछूं तो जीन्स क्या होते हैं। अब देखिए मैंने क्या पढ़ाया था, आपने भी लास्ट वीडियो में देखा होगा, और आपने पिछले सालों के चैप्टर्स में भी, पिछले साल आप पढ़ करके आए 9th क्लास में, क्या होता है कि सेल होती है, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से। सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये बना दिया मैंने न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ये तो लास्ट वीडियो में पढ़ के आते, ये तो लास्ट चैप्टर में भी पढ़ के आते, क्या थे, इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। बताया भी था कि अगर डीएनए को फोल्ड करते जाओ, बहुत ज्यादा उसे कॉइल कर दो, फोल्ड कर दो, तो क्या होता है, एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर निकल के आता है ना, एक वेल डिफाइंड सा स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसको बोला जाता है क्रोमोसोम। यानी कि अगर ये क्रोमोसोम क्या है, ये
क्रोमोसोम एक तरीके से धागे बंधे हुए हैं एक साथ। अगर मैं क्रोमोसोम को खोलना स्टार्ट करूं, तो इसमें से क्या निकलेंगे, इसमें से निकलेगा डीएनए। ठीक है, ये मैंने क्रोमोसोम को खोला और इसमें से मेरा निकला डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम को खोलने के बाद निकला डीएनए। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा डीएनए का कोई स्पेसिफिक मैंने पार्ट ले लिया। ठीक है, डीएनए का मैंने एक छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा पार्ट ले लिया। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने जीन। यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, जीन क्या है, जीन है डीएनए का पार्ट, या फिर कह सकती हूँ जीन है सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट या फिर छोटा सा पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, देखो सारे टर्म्स कनेक्टेड है, जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर, ये सारे आपस में कनेक्टेड टर्म्स है। एक ही टर्म्स, एक ही चीजों के लिए ना, उनके कॉइल होने के बेसिस पे, उनके पार्ट के बेसिस पर, सबको इन्हीं के बेसिस पर नाम दिए जा रहे हैं सारी एक ही चीज ही, लेकिन कोई कॉइल हो गई, कोई केवल न्यूक्लियस में फैला हुआ है ना, कोई क्या है, कोई जीन्स कैरेक्टर, छोटा सा पार्ट है, कुछ कैरेक्टर कैरी कर रहा है, उसको जीन बोल दिया। ठीक है, तो जीन क्या हो गया, जीन है सेगमेंट या फिर पार्ट ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम को खोला, डीएनए निकला, डीएनए का छोटा सा पार्ट मैंने बोल दिया जीन है। अब जीन की क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट जो था ना, ये छोटा सा पार्ट कुछ ना कुछ कैरेक्टर को कैरी कर रहा था अपने अंदर, कैरेक्टर को कैरी कर रहा था। कैरेक्टर को कैसे कैरी कर रहा था, जैसे कि इसके अंदर कैरेक्टर क्या कैरी हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट की, किसी की मम्मी की आंखें क्या है, ब्लू कलर की हैं, किसी की मम्मी की आंखें ब्लू कलर की हैं, तो ये जो छोटा सा पार्ट था ना डीएनए का, डीएनए ने इस वाले पार्ट में अपने अंदर वो वाला कैरेक्टर कैरी करके चल रहा था कि इसके मदर की जो आंखें हैं वो कैसी है, ब्लू कलर की है। क्योंकि डीएनए तो बहुत बड़ा है, डीएनए अपने अंदर क्या करता है, डीएनए अपने अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स को कैरी करके चल रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कैरी करके चल रहा है डीएनए अपने अंदर। तो क्या है, डीएनए का सारा सेगमेंट जो है, डीएनए का सारा सेगमेंट डीएनए जो है पूरा वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में नहीं बटा हुआ है। डीएनए के अंदर बहुत सारे हमारे कैरेक्टर्स नहीं है, बहुत सारी उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या है, बहुत बड़ा डीएनए होता है, बहुत बड़ा डीएनए होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग क्या होती है, अलग अलग इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इसलिए डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट जो एक कैरेक्टर को कैरी कर रहा है उसको बोलते हैं जीन। यानी कि डीएनए बहुत सारे जीन्स से मिलकर के बना है, डीएनए बहुत सारे जीन्स से मिलकर के बना है। और जीन्स क्या करते हैं, जीन करते हैं अपने अंदर कैरेक्टर्स को कैरी, अपने अंदर कैरेक्टर्स को लेकर के चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ जरा। उसके बाद क्या देखते हैं, अब देखिए मैंने क्या कहा कि जीन क्या कर रहे हैं, जीन कर रहे हैं अपने अंदर कैरेक्टर्स को कैरी कैरेक्टर्स। अब ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं और कैरेक्टर्स कितने तरीके के हो सकते हैं। देखिए साथ के साथ अब टर्म्स स्टार्ट हो गई है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहली टर्म देखी हमने जीन। ठीक है, सबसे पहली टर्म देखी हमने जीन। फिर क्या देखा, क्रोमोसोम इसलिए लिखवाया क्योंकि लास्ट वीडियो में आप पढ़ कर के आए, क्रोमोसोम इज द कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, फिर डीएनए देखा, डीएनए क्या है, एक लंबा सा थ्रेड है जो अपने अंदर कैरेक्टर्स को कैरी कर रहा है। तो जीन क्या है, जीन है डीएनए का पार्ट और डीएनए क्या है, क्रोमोसोम का पार्ट। इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो जीन सबसे पहला हमारा टर्म था। अब इसके बाद आएगा देखिए कैरेक्टर्स। मैंने कहा ये अपने अंदर कैरेक्टर्स कैरी करता है, लेकिन कैरेक्टर्स भी ना दो तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के कैरेक्टर्स हो सकते हैं, दो तरीके के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, देखिए एक कैरेक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो आप बाहर से देख करके बता सकते हैं। एक कैरेक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो आप बाहर से देख करके बताते हैं, जैसे कि अरे ये तो अपने मम्मी के जैसा दिखता है ना, इसकी आंखें इसकी मम्मी के जैसी हैं, इसके बाल इसके पापा के जैसे हैं। तो आपने क्या देखा, आपने किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, ऐसे सिर्फ हम ह्यूमंस में नहीं देखते, ऐसे प्लांट्स में भी देखते हैं कि अरे इस प्लांट की पत्तियां तो इसके पेरेंट के जैसी हैं, इसकी पत्तियां भी 6 हैं, इसमें भी 6 पत्तियां आ रही हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हम हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। कैरेक्टर्स को स्टडी करने के अंदर दो तरीके के कैरेक्टर्स आते हैं। पहले आते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, और दूसरे आते हैं जीनोटिपिक कैरेक्टर्स। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर्स। अब फिनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या होता है, देखिए फिनोटिपिक कैरेक्टर्स वो होते हैं जो हमारे आउटर अपीयरेंस के बारे में होते हैं, जिनको हम देख करके पहचान सकते हैं कि ये कैसा कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को हम देख करके पहचान सकते हैं, कोई भी पहचान सकता है इन कैरेक्टर्स को। तो यानी कि ये क्या है, ये कैरेक्टर है कैरेक्टर्स ऑफ आउटर अपीयरेंस, कैरेक्टर ऑफ
आउटर अपीयरेंस, आपके आउटर अपीयरेंस कैसी है, बाहर से आप कैसे दिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई कलर कैसा है आपका, आई कलर आपकी क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म की शेप कैसी है, हमेशा आपको थोड़ी ना स्टडी करते हैं, शेप कैसी है, हाइट क्या है उसकी, हाइट क्या है, ये सब क्या हो गए, ये हम बाहर से देख करके बता रहे हैं कि ये कैसे कैरेक्टर्स बाहर से देखने में हमें पता लग रहा है। लेकिन जीनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जीनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं दी जेनेटिक कैरेक्टर्स कैसे, विच कैन बी ओनली स्टडीड, किसके अंदर स्टडी कर सकते हैं, इन जीन्स। यानी कि मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि जेनेटिक मेकअप कैसा है, या फिर मैं कह सकती हूँ जेनेटिक मेकअप कैसा है। क्या मतलब, मैं इससे क्या कहना चाह रही हूँ, देखो फिनोटाइपिक कैरेक्टर तो समझ में आ गए होंगे कि जो बाहर से देख करके बता रहे हैं वो होगा फिनोटाइपिक कैरेक्टर, लेकिन जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए जीन्स के भी ना अपने कुछ कोड्स होते हैं, जीन्स के अपने अंदर कोड्स होते हैं कि किस तरीके के जीन्स कोई ऑर्गेनिज्म कैरी करके ले जा रहा है। ठीक है, आगे उनके बारे में पढ़ाऊंगी कि डोमिनेंट जीन होते हैं, रिसेसिव जीन होते हैं। तो ठीक है, तो क्या है, जो हमारी स्टडी ये बता रही है कि ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स हैं वो किस तरीके के प्रेजेंट है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ऐसे हैं जो खुद को एक्सप्रेस करेंगे या ऐसे हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, है ना, ज्यादा भारी वाले जीन्स है ना, किस तरीके के जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, वो बनाते हैं हमारे जीनोटिपिक कैरेक्टर्स। जो जीन्स से आते हैं, जो हमारे जीन्स से आते हैं कैरेक्टर्स, जो जीन्स के मेकअप से आते हैं, उनको बोला जाता है जेनेटिक कैरेक्टर्स या फिर जीनोटिपिक कैरेक्टर्स। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सिर्फ लिख रही हूँ यहाँ पे, इसमें ध्यान मत देना कि क्या लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आगे मुझे वापस तो मैं यहाँ पे आकर लिख नहीं सकती, इसलिए यहीं पे लिख के डाली हूँ। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर टी जीन्स प्रेजेंट है, किसी के अंदर छोटा टी प्रेजेंट है, किसी के अंदर दोनों छोटे टी जीन्स प्रेजेंट है। अब ये क्या है, ये टॉलनेस के जीन्स लिखे हैं मैंने, ठीक है, जिसे जीन्स कैरी करते हैं तो मैंने टॉलनेस के जीन्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, अभी बताऊंगी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, घबराना नहीं, बस ये बताया कि ये टॉलनेस के, तीनों ही टॉलनेस के जीन्स है तो टॉलनेस के जीन्स, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे, जैसे कि ये दोनों डोमिनेंट है, इसमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है और दोनों रिसेसिव है, लेकिन इसमें ध्यान मत दो, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि क्या होता है। ठीक है, आगे देखो, ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ते हैं, अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जीन्स एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में ट्रांसफर कैसे होता है और कैसे चेंज आता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जैसे जब सेल डिवीजन होता है, ये तो लास्ट चैप्टर्स में भी मैं पढ़ा करके आई हूँ वैसे, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे भी ये टॉपिक आना है तो वहीं पे डिस्क्राइब कर देते, लेकिन फिर भी दोबारा देखिए एक बार कि जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल 2 सेल में या फिर 4 सेल में टूटती है, माइटोसिस मियोसिस पढ़ा था। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल क्या करती है, जब उसको टूटना होता है ना, 2 ऑर्गेनिज्म, 2 नई सेल बनने वाली होती है, तो वो क्या करती है, अपने जितने भी उसके अंदर सामान होता है ना, सेल ऑर्गेनल्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, डीएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया, सबको डिवाइड करती है, सबको रेप्लिकेट करती है, सबकी कॉपी बनाती है, 2-2 बना लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन में होती है डीएनए की कॉपी, डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए की कॉपी होती है मतलब यानी कि जीन्स की भी कॉपी होती है, डीएनए में ही तो जीन्स है, यानी कि जीन्स की भी कॉपी होती है। ठीक है, अब जीन्स क्या कर रहे हैं, अपने अंदर कैरेक्टर्स को कैरी कर रहे हैं। अब जब ये जीन्स की कॉपी होती है ना, तो ये कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जीन्स कॉपी करेगा तो बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा जैसा वो पहले था। ठीक है, नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। तो क्या होता है, जेनेटिक कॉपी में थोड़ा बहुत चेंज जरूर आता है। चेंज क्यों आता है, बिकॉज इट इज नॉट 100% इक्वल, 100% एक्यूरेट नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है तो क्या हुआ, सेल डिवीजन में जैसे ही जीन्स की कॉपी बनेगी या फिर डीएनए की कॉपी बनेगी तो जीन्स के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बहुत माइनर सा चेंज आ जाएगा, बहुत स्मॉल सा चेंज आ जाएगा, स्मॉल सा चेंज आ जाएगा। अब क्या होता है, क्योंकि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताया था कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो जो नई जनरेशन आती है, प्रोजेनी जो आती है, जो नई जनरेशन आती है, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत स्मॉल चेंजेस देखने के लिए हमें मिलते हैं। स्मॉल चेंजेस का क्या मतलब है, यानी कि पेरेंट के बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते हैं हमारे जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो भी आप नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो अपने पेरेंट के बहुत ज्यादा सिमिलर दिखता है। जैसे कि हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखा था क्या, कि अगर मुझे पेड़ में ऐसे ही कैरेक्टर लाने हैं जैसे कि पेरेंट में थे, तो मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराई थी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा रही थी। क्यों कराई थी, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ डीएनए कॉपी हो रही थी, उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत चेंज आ रहा था, बहुत स्मॉल सा जो चेंज आ रहा था, उसी की वजह से क्या हो रहा था, थोड़े बहुत ही प्लांट्स चेंज हो रहे थे, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा था प्लांट्स के अंदर। क्यों नहीं आया था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डीएनए कॉपी पर चेंज डिपेंड कर रहा था। ठीक है, डीएनए कॉपी में बहुत छोटा सा चेंज आता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी बहुत स्मॉल सा चेंज आता है, और बहुत ज्यादा टाइम तक जब ये चेंज आता है तब जाके कहीं ना कहीं बड़े चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तब हमें पता चलता है अरे इसमें थोड़ा बहुत चेंज आया है, अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत ही अलग दिखता है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम बाद जाकर के हमें क्या लगता है, थोड़े 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 चेंज इकट्ठे होकर के जब बड़ा चेंज दिखते हैं ना, तब जाके हमें पता लगती है कि हाँ चेंज तो आ रहा था, बट थोड़ा 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 चेंज आता है। लेकिन जैसे कि और डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमारे अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें क्या देखते हैं आप, उसमें आप देखते हैं कि जो प्रोजेनी होती है या फिर जो हमारी नई जनरेशन होती है उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस देखे जाते हैं। कैसे देखे जाते हैं, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते, हम कुछ उनके जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक चेंज दिखते हैं उनसे, काफी हद तक हम नए कैरेक्टर्स अपने अंदर लेकर के आते हैं। तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बड़े चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, लार्ज चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अब ये क्यों देखने के लिए मिलते हैं, ये जो बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये क्यों देखने के लिए मिलते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि दोनों के गैमीट्स फ्यूज करते हैं। ये क्या है, दोनों के गैमीट्स हैं। किसके गैमीट है, ये है मेल पेरेंट के गैमीट। मेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों गैमीट है, दोनों गैमीट क्या करेंगे, दोनों गैमीट फर्टिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइज करेंगे। अब जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो क्या होगा, जब दोनों गैमेट फर्टिलाइज करेंगे तो जायगोट बनेगा। अब ये जो नया जायगोट है, ये है नई जनरेशन। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं नए कैरेक्टर्स। अब नए इसके अंदर न्यू कैरेक्टर्स क्यों आते हैं, क्योंकि इन दोनों के जो जीन्स है ना, इन दोनों के जो कैरेक्टर्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंट कैरेक्टर है। डिफरेंट कैसे है, क्योंकि देखो मदर कहीं और से आई, कुछ नहीं आता पता, कहाँ किस जनरेशन से आई, किस फैमिली से आई, कुछ नहीं पता। पेरेंट जो मेल पेरेंट है हमारे, जो हमारे फादर हैं, वो पता नहीं कहाँ से आए, किस पेरेंट से, किस फैमिली से आए, किस जनरेशन से आए, उनका कोई अता पता नहीं। यानी कि दो अलग अलग फैमिलीज वाले लोग हैं। अब एक फैमिली में पता नहीं कौन से जीन्स चले आ रहे हैं अलग तरीके के, दूसरी फैमिली में भी अलग तरीके के जीन्स चले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे फादर है तो उनमें क्या है, उनके यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सबके बाल हैं ब्राउन कलर के। ठीक है, सबके बाल ब्राउन कलर के हैं। और मेरी जो मदर है, उनका क्या है, उनकी फैमिली में, पूरी फैमिली में सबके कैसे हैं, ब्लू कलर के मेरे हेयर्स हैं, ब्लू कलर के और कर्ली हेयर्स हैं। तो क्या है, दो अलग अलग फैमिली के दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब नया चाइल्ड आया तो वो नया कैरेक्टर लेके पैदा हुआ। क्या हुआ कि उसके अंदर ब्राउन कलर के बाल थे और स्ट्रेट बाल थे। बात समझ में आ रही है, यानी कि दो अलग अलग फैमिली के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जब वो फ्यूज करते हैं तो क्योंकि अलग अलग पेरेंट्स के अलग अलग क्रोमोसोम है, हाफ इससे आ रहे हैं, यानी कि दोनों एक जगह आकर के मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, क्योंकि दोनों फ्यूज कर रहे हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो अपना राज जमाएगा। दोनों तो कैरेक्टर्स नहीं आ सकते कि मेरे आधे बाल ब्लू हो गए, आधे बाल ब्राउन हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या होता है, कुछ नए कैरेक्टर्स, कुछ नए तरीके के कलर, कुछ नए तरीके के बालों का डिजाइन मेरे अंदर आएगा। पता नहीं कैसा आएगा, पता नहीं,
उसका मुझे नहीं पता। लेकिन क्या होगा जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो क्योंकि अलग अलग जनरेशन से अलग अलग चेंजेस को लेकर के आ रहे हैं और दोनों फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ नया कैरेक्टर जनरेट होता है, नया कैरेक्टर जनरेट होता है। और इसी कैरेक्टर के जनरेट होने की वजह से आते हैं वेरिएशन, वेरिएशन, ठीक है, इसी की वजह से आते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन में अगर पूछूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि व्हाट इज वेरिएशन, क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएशन, तो आप क्या जवाब देंगे? वेरिएशन क्या है? वेरिएशन है चेंज इन द डीएनए। क्या है? चेंज इन डीएनए या फिर जीन्स, जीन्स में चेंज या फिर डीएनए में चेंज। किसके अंदर? अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, अलग अलग स्पीशीज के अंदर। क्या हम अपने पेरेंट्स से अलग स्पीशीज है? नहीं नहीं, हम सारे होमोसेपियंस हैं, हम सारे ही इंसान हैं। मेरे पेरेंट भी इंसान थे, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो क्या है, हम दोनों क्या है, हम दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके अंदर अलग कैरेक्टर है, मेरे अंदर कैरेक्टर अलग है, क्योंकि उनके जीन अलग है, मेरे जीन अलग है। तो यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, वेरिएशन क्या है? चेंज इन द डीएनए या फिर जीन अमंग द सेम स्पीशीज, अमंग द सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के अंदर चेंज आना, डीएनए के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर चेंज आना, क्या है? वेरिएशन है। कैसे वेरिएशन है? जैसे कि हम क्या है, हम अपने पूर्वजों से, जो हमारे पूर्वज रहा करते थे, जिनके अंदर पूंछ हुआ करती थी, जिनके शरीर पे बाल हुआ करते थे, तो स्पीशीज तो हमारी भी सेम थी ना, है ना, हमारी स्पीशीज तो दोनों की सेम थी, लेकिन उनके अंदर और हमारे अंदर चेंज है, उनके डीएनए में हमारे डीएनए में चेंज है। क्या चेंज है? कि उनके शरीर पे बाल थे, हमारे शरीर पे इतने सारे बाल नहीं है, हम ऐसे भालू जैसे थोड़ी ना दिखते हैं, थोड़े बहुत तो होते हैं, पर ऐसे भालू जैसे तो नहीं दिखते ना, पूंछ तो नहीं होती हमारी। तो क्या है, वो भी सेम स्पीशीज के, हम भी सेम स्पीशीज के, लेकिन क्या है, उनके डीएनए के कैरेक्टर अलग है, हमारे डीएनए के कैरेक्टर अलग हो, क्योंकि क्या आ गया? वेरिएशन आ गया, ठीक है। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या सवाल है? व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट? क्या मैं कह सकती हूँ व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट? वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो भाई मैं कह सकती हूँ क्योंकि नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि क्या आ रहे हैं, नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसी वजह से क्या हो जाता है कि चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है, ठीक है। व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट? अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, वही बात, तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए कैसे? सर्वाइवल के लिए कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारे अंदर क्या कैरेक्टर है कि हम अपने को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब हम खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनमें क्या था, उनके बहुत बड़े बड़े दांत हुआ करते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े दांत हुआ करते थे, लेकिन हमें तो बड़े दांतों की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो हंटिंग करा करते थे, वो कच्चा मांस खाते थे, है ना, तो उनको क्या थी, उनको बड़े जबड़े की जरूरत थी, मजबूत दांतों की जरूरत थी, लेकिन हम तो नहीं खाते, हमने तो सीख लिया, हमने पकाना सीख लिया, तो अब हमारे जो जौ है ना वो छोटे हो गए हैं। पहले के टाइम पे बहुत बड़े बड़े जौ हुआ करते थे, है ना, जो विजडम टीथ निकलते हैं ना उसी की वजह से होते हैं, क्योंकि तब उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े जौ हुआ करते थे, तो एक एक्स्ट्रा दाढ़ आती थी जिसे कहते हैं विजडम टीथ, लेकिन अब नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशन आ गया ना। वेरिएशन क्यों आया? सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि तब हम सर्वाइव अलग तरीके से कर रहे थे, अब अलग तरीके से कर रहे हैं, हमारे अंदर चेंज होना जरूरी था। जैसे कि लास्ट वाले चैप्टर में एक एग्जाम्पल भी दिया था कि क्या हुआ, पानी क्या हुआ, समुद्र का गर्म हो गया, पानी समुद्र का गर्म हो गया। क्यों गर्म हो गया? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गई। अब जैसे समुद्र का पानी गर्म होगा तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होंगे सारे मर जाएंगे जो पहले रह रहे थे, क्योंकि उनको उस टेम्परेचर क्या देता है। लेकिन क्या हुआ, सारे नहीं मरे, कुछ उसमें से जिंदा रह गए। क्यों जिंदा रह गए? क्योंकि कुछ जो हमारे बैक्टीरिया थे ना उनके अंदर ऐसा चेंज आ गया था कि वो अब हीट रेजिस्टेंट वाला चीज आ गया था। अब वो हीट को झेल सकते थे, गर्मी को झेल सकते थे। क्यों आया उनके अंदर चेंज? क्योंकि कहीं ना कहीं डीएनए से उनके अंदर वेरिएशन आता गया, डीएनए से वेरिएशन का सक्सेशन उनके अंदर हुआ है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों होता है हमारे अंदर वेरिएशन। क्योंकि हमें सर्वाइवल के लिए वेरिएशन की जरूरत पड़ती है, सर्वाइवल के लिए चेंजेस की जरूरत पड़ती है। अब अगर मैं पूछूं व्हाट आर क्रोमोसोम्स, ये बता देंगे आप व्हाट आर क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम क्या है? इट इज अ कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। और अगर मैं पूछूं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इन द न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, अब मेन क्वेश्चन यही है। मेन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ लिख रही हूँ। आप देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन लिखा है हाउ डज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भैया क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है, जल्दी बताओ। हमारी जो सोमैटिक सेल्स होती है उनके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? सही जवाब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनती है, क्योंकि वो दोनों के क्रोमोसोम के मेटिंग से बनती है, दोनों के क्रोमोसोम के फर्टिलाइजेशन से बनती है, तो इसके अंदर तो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए था, है ना। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, अगर दोनों के मेल के भी और फीमेल के भी 46 फर्टिलाइज करते तो हमारे अंदर तो 92 हो जाते, 92 हो जाते, तो 92 तो नहीं होते। तो क्या कह रहा है, हाउ डज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन। अब ये मेंटेन कैसे रहते हैं, कैसे प्रोजेनी के अंदर 46 क्रोमोसोम ही आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ पर जो गैमीट्स बने हुए थे ना, ये जो गैमीट्स थे, ये गैमीट्स कैसे थे, ये गैमीट्स डिप्लॉइड नहीं थे, ये थे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी कि इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि कैसे मेंटेन करे जाते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ। किसके अंदर हाफ होते हैं, इज हाफ इन गैमेट सेल्स। ठीक है, गैमेट सेल्स। तो क्या होता है, जब ये दोनों गैमेट सेल्स फर्टिलाइज करती है, व्हेन बोथ ऑफ देम गेट फर्टिलाइज, तो क्या बनाती है, एक डिप्लॉइड सेल बनाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये कैसी सेल बना रही है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक डिप्लॉइड सेल बना रही है, यानी कि जिसके अंदर पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जितने होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करा जाता है, और क्रोमोसोम होते क्या है, वेरिएशन क्या होता है, ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि भाई जीन्स क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, ये जनरेशंस क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है। क्या चार्ट बना रखा है, क्या चार्ट, चलिए इसे मैं इससे ऊपर बनाती हूँ ताकि मुझे और बड़ा चार्ट बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए अब क्या पढ़ने वाले, अब पढ़ने वाले हैं उसी फ्लो चार्ट को वापस से। क्या फ्लो चार्ट बनाया था मैंने यहाँ पर, मेरे साथ साथ दोबारा बनाइए। क्या फ्लो चार्ट बनाया था, क्या फ्लो चार्ट बनाया था, मैंने बनाया था कि एक गैमीट कहाँ से आया था, एक गैमीट आ रहा था मेल पेरेंट से, एक गैमीट आ रहा था फीमेल पेरेंट से। ठीक है, फीमेल पेरेंट से, इसे भी यहाँ से हटा देते हैं, किसको, हेरिडिटी को। ठीक है, एक आ रहा था मेल से, एक आ रहा था फीमेल से। अब इन दोनों में क्या आ रहा था, इन दोनों में हो रहा था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बन रहा था, एक जायगोट बन रहा था, एक जायगोट बन रहा था। तो अब देखिए ये जो जनरेशन है ना, ये जो जनरेशन है पेरेंट वाली, इसको तो बोलते हैं पेरेंट जनरेशन। अब आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, ये तो हमें पहले से ही पता था, इसमें पेरेंट जनरेशन होते हैं। तो भाई सब्र रखो, रुको अभी, रुको जरा सब्र करो। ठीक है, नई चीज बताएंगे। क्या बताते हैं, अब देखो ये क्या है, ये है पेरेंट जनरेशन जो गैमेट्स ला करके फ्यूज कर रहा है पहली बार। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो जनरेशन निकल के आई ना, इसके बाद जो नई प्रोजेनी आई, प्रोजेनी किसको कहते हैं, प्रोजेनी कहते हैं नए जनरेशन को या फिर नए बच्चे को। ठीक है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है फ्यूज करने के बाद, उसको बोला जाता है प्रोजेनी। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए पेरेंट जनरेशन में जब फ्यूजन हुआ दोनों गैमेट्स का, तो एक नई जनरेशन निकल के आई, इसको बोला जाता है F1 जनरेशन। ये जनरेशन कौन सी है, ये है F1 जनरेशन, या फिर मैं बोल सकती हूँ फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, इसको बोला जाता है ऐसा। और अब मैंने क्या करा, देखिए अगर जरूरी थोड़ा है कि पेरेंट ने जब फ्यूज करा तो एक ही बच्चा बनेगा, है ना। क्या होता है, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, एक ही प्लांट के अंदर बहुत सारे, एक ही दो पेरेंट से फ्यूज करा, लेकिन एक ही प्लांट नहीं बना, बहुत सारे फ्लावर्स बन गए। यानी कि एक पेरेंट से क्या हुई, बहुत सारे फर्स्ट फाइलियल जनरेशन वाले ऑर्गेनिज्म बन गए। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक नहीं बना, यहाँ पे कितने बन गए, यहाँ पे बन गए 2 ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक नहीं 2 बच्चे बने,
है ना। ऐसा तो ह्यूमंस में भी वैसे हो जाता है, क्या होता है ट्विंस हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमंस का एग्जांपल मत लो, नहीं तो फिर तुम आगे बवाल मचाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इसको मत लो, ह्यूमंस को मत लो, किसी और ऑर्गेनिज्म को सोचो। क्या ऑर्गेनिज्म को सोच सकते हो, जैसे फ्लावर को सोच लो, ठीक है, कि क्या हुआ, एक पार्ट जो एक जो फ्लावर है उसने क्या करा, मेटिंग करी, तो उससे 2 फ्लावर्स बने, यानी कि 2 नई प्रोजनी बनी। अब इसमें क्या हुआ, अब मैंने क्या करा, इन दोनों को किसी और से फर्टिलाइज नहीं करवाया, किसी और से फर्टिलाइज नहीं करवाया, ये दोनों क्या है, भाई बहन है, इनके आपस में ही शादी करवा दी। इंसानों में ऐसा नहीं होता, उसका भी रीजन है, प्रॉपर रीजन है उसका भी, लेकिन अभी फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 2 सिस्टर प्लांट्स बने थे, सिस्टर प्लांट्स कह सकती हूँ मैं उनको, क्योंकि दोनों बहने बहने हैं, है ना। तो क्या हुआ, ये जो दोनों प्लांट्स के जो बच्चे बने थे ना, जो दोनों प्रोजेनी बने थे, मैंने इन्हीं में आपस में क्रॉस करवा दिया, इन्हीं में मैंने आपस में क्रॉस करवा दिया, यानी कि पेरेंट के 2 बच्चे और दोनों के अंदर आपस में मैंने क्रॉस करवा दिया, दोनों में फर्टिलाइजेशन करवा दिया इनके गैमीट्स में, ठीक है। इनके गैमीट्स कैसे बनेंगे भाई, इनके गैमीट्स कैसे बनेंगे, पहले इनको गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। अभी तो जाइगोट है, क्या करेंगे, ये गैमीट्स बनाएंगे यहाँ से, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फिर इन्हीं के क्रोमोसोम्स को मैंने आपस में, इन्हीं के हमारे जाइगोट्स को या फिर सॉरी गैमीट्स को मैंने क्या करा दिया, फर्टिलाइज करवा दिया, इन दोनों के गैमीट्स को फर्टिलाइज करवा दिया। अब जब इन दोनों को फर्टिलाइज करवाया तो क्या हुआ, एक नई जनरेशन निकल करके आई, एक नई जनरेशन निकल करके आई। तो अब ये जो नई जनरेशन निकल के आई है ना, इसको बोला जाता है F2 जनरेशन, या फिर मैं कह सकती हूँ सेकंड फाइलियल जनरेशन। ठीक है, अब देखिए दोबारा से देखिए, 2 पेरेंट आए, दोनों ने फ्यूज करा, है ना, दोनों ने फ्यूज करा, एक नई जनरेशन निकल के आई जिसको बोला गया फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। अब ये जो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन की प्रोजेनी थी, मैंने इन्हीं में ही आपस में क्रॉस करवा दिया, इन्हीं में ही मैंने क्रॉस करवा दिया, आपस में ही क्रॉस करवा दिया, और जो नई प्रोजेनी निकल के आई उसको बोल दिया F2 जनरेशन या फिर सेकंड फाइलियल जनरेशन, सेकंड फाइलियल जनरेशन। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट फाइलियल जनरेशन कैसे बनती है, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन बनती है आफ्टर द क्रॉस बिटवीन, किसके बीच में क्रॉस हुआ, बिटवीन 2 पेरेंट्स। 2 पेरेंट्स कौन कौन से, एक जैसी फैमिली से नहीं, ऑफ डिफरेंट फैमिली, 2 पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट फैमिली। ठीक है, ये समझ में आ गई फर्स्ट फाइलियल। सेकंड फाइलियल जनरेशन कैसे होगी, इट फॉर्म्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बिटवीन प्रोजेनी ऑफ, कौन सी प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन। अगर मैंने F1 जनरेशन के ही ऑर्गेनिजम्स को, प्रोजेनी को आपस में क्रॉस करवा दिया, या फिर मैं कह सकती हूँ सेल्फ क्रॉस करवा दिया, ठीक है, कुछ नहीं, क्रॉस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो क्रॉस का मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन। अगर मैंने F1 जनरेशन के ही ऑर्गेनिजम्स को आपस में क्रॉस करवा दिया तो उसको बोला जाता है F2 जनरेशन, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्या है, अब इसके बाद देखते हैं जीन्स, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स और थी, ये सारी टर्म्स चल रही है हमारी, ठीक है। अब इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स जीन्स के बारे में देखते हैं। अब देखिए जीन कितने तरीके के होते हैं, जीन होते हैं 2 तरीके के, ठीक है, जीन के टर्म्स पढ़े आप, जीन होते हैं 2 तरीके। कौन से जीन्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट जीन और एक होता है रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, तो डोमिनेंट जीन कौन से होते हैं, दोज which express themselves, यानी कि जो प्रोजेनी के अंदर खुद को एक्सप्रेस करते हैं उनको बोला जाता है डोमिनेंट जीन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर के बालों का जैसे मैंने कलर लिया था कि ब्लू था, फादर के बालों का कलर कैसा था, ब्राउन था, तो मेरे अंदर कैसे कलर के बाल आ गए, ब्राउन कलर के बाल आ गए, तो मैं कहूंगी जिसने खुद को एक्सप्रेस करा ना वो है डोमिनेंट जीन, वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है वो है डोमिनेंट जीन, ठीक है। लेकिन जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, which do not express itself, यानी कि जो एक्सप्रेस नहीं हुआ उसको बोल दिया रिसेसिव जीन। जैसे कि ब्लू हेयर कलर जो था वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो वो क्या हो गया, वो हो गया रिसेसिव जीन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए जो भी आपका जीन है ना उसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए, जैसे कि मैंने टॉलनेस का जीन लिया है ना, टॉलनेस का जीन लिया, तो टॉलनेस के जीन को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, टॉलनेस के जीन को मैंने रिप्रेजेंट करा कैपिटल T से,
ठीक है, मैं जहां भी लिखूंगी कैपिटल टी, उसका मतलब है वहां पे मैं टॉलनेस के जीन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अलग अलग जीन्स का अलग अलग हमारा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जो आपके में है वो आगे बता दिए जाएंगे। बट फिलहाल अभी आप ये देखिए, जो टॉलनेस का जीन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है टी से, है ना। अब टी कैसा, यहाँ पे मैंने लिखा बड़ा कैपिटल टी और यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ऐसे क्यों लिखा मैंने, देखिए जो भी डोमिनेंट जीन होता है ना, डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल लेटर से, है ना। अगर मेरा कोई जीन है जिसको एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, तो अगर कैपिटल एम है तो मतलब वो डोमिनेंट है, और अगर स्मॉल एम है तो यानी कि वो रिसेसिव है। जहां पे छोटा दिखे वहां पे क्या हो गया, रिसेसिव, जहां पे कैपिटल दिखे वहां हो गया डोमिनेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लूं येलो कलर, येलो कलर एक डोमिनेंट जीन बना दूं, तो इसका रिसेसिव जीन को लिखूंगी मैं ऐसे, यानी कि वो जीन जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं राउंड सीड, राउंडनेस को गोला, गोला है ना, कितने गोल है हमारे सीड्स के लिए होता है ये, ठीक है। अगर मैं राउंडनेस को ले लूं तो बड़ा आर क्या है, बड़ा आर है मेरे राउंडनेस के डोमिनेंट जीन के लिए, और छोटा आर है रिसेसिव जीन के लिए, यानी कि जिसकी शेप बिगड़ी हुई होगी, पूरा राउंड नहीं होगा। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि डोमिनेंट जीन को किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करती हूँ मैं कैपिटल लेटर से, और जो हमारे रिसेसिव जीन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती हूँ स्मॉल लेटर से। बात समझ में आ गई। अब देखिए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इनके रिसेसिव जीन भी प्रेजेंट होते हैं, डोमिनेंट जीन हो सकते हैं, कैसे भी जीन हो सकते हैं, लेकिन दो जीन प्रेजेंट होते हैं एक ही कैरेक्टर के, दो जीन प्रेजेंट होते हैं एक ही कैरेक्टर के। कैसे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है, टीटी, यानी कि कैसे देखिए दो जीन है, लेकिन दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट जीन है, दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट जीन है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर एक और मैंने ऑर्गेनिज्म बनाया, उसके अंदर है टी, बड़ा टी और छोटा टी, यानी कि उसके अंदर एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है। अगर मैंने लिख दिया दोनों छोटे टी, तो इसका मतलब दोनों ही रिसेसिव है, यानी कि टॉलनेस को रिप्रेजेंट करा टी से। टॉलनेस क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है, और जो मैंने छोटे टी से रिप्रेजेंट करा है ये क्या है, ये है डॉर्फनेस, यानी कि छोटा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अगर मैं दो पेरेंट्स में क्रॉस करवाऊं, एक के अंदर टॉलनेस का जीन हो, एक के अंदर डॉर्फनेस का जीन हो, यानी कि एक प्लांट छोटा हो, एक प्लांट बड़ा हो, एक प्लांट छोटा हो, एक प्लांट बड़ा हो, तो जो प्रोजेनी आएगी, जो नया आने वाला ऑर्गेनिज्म आएगा, तो वो कैसा होगा, वो होगा हमारा डोमिनेंट वाला, यानी कि टॉल बनेगा। दोनों पेरेंट थे, एक था छोटा और एक था बड़ा हाइट में, लेकिन जो प्रोजेनी आएगी ना वो पक्का लंबी ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है भैया, ये खुद को रिप्रेजेंट करता है। डोमिनेंट जीन हमेशा खुद को रिसेसिव जीन के सामने रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे जो प्रोजेनी बनी होगी ना, ये जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर के ये जीन का रिप्रेजेंटेशन है, तो यानी कि वो कैसा बनेगा, वो बनेगा टॉल, ठीक है, वो बनेगा टॉल, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों डोमिनेंट जीन है। अब देखो एक क्या है, एक यहाँ पे है बड़ा यानी कि डोमिनेंट जीन, और एक है छोटा यानी कि रिसेसिव जीन। अब बताओ इसमें कौन सा बनेगा, एक डोमिनेंट रखा है, एक रिसेसिव बनेगा, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव जीन रखा है, तो कौन सा बनेगा, जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, तो मेरा आंसर होगा कि वो यहाँ पे शॉर्ट होगा, या फिर मैं कह सकती हूँ डॉर्फ होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब दोनों प्रेजेंट होंगे, शॉर्ट भी यानी कि रिसेसिव भी डोमिनेंट भी, जब दोनों जीन्स प्रेजेंट होंगे तो उसमें से हमेशा खुद को कौन रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंट जीन रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब जो थर्ड केस है, थर्ड केस में कैसा बनाया मैंने, थर्ड केस में मैंने दोनों ही स्मॉल टी बनाए हैं, यानी कि दोनों ही जो जीन्स है ना, दोनों ही रिसेसिव प्रेजेंट है, यानी कि दोनों ही पेरेंट्स जो थे दोनों ही छोटे थे, डॉर्फ थे। तो अब तो ये सोचने वाली बात है, अगर दोनों ही डॉर्फ है, दोनों के अंदर डॉर्फनेस का जीन है, तो ये भला ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म आएगा ये टॉल कैसे हो सकता है। अगर दोनों पेरेंट्स ही छोटे हैं तो फिर जो नया बच्चा आएगा वो लंबा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो ऐसा जीन ही नहीं है कि वो लंबा होगा। बात समझ में आ रही है, उसके अंदर ऐसा जीन ही नहीं है कि वो लंबा होगा। तो क्या है, जब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरीके का रिप्रेजेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों टी मिल रहे हैं, दोनों टी कैसे है, स्मॉल है, दोनों लेटर्स क्या है, स्मॉल है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि उसमें टॉलनेस यानी कि जो हमारा क्या है डोमिनेंट जीन है जो खुद को रिप्रेजेंट करने वाला है वो है ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बनेगा डॉर्फ,
सॉरी इसमें मैंने यहाँ पे टॉल डॉर्फ लिख दिया, यहाँ पे बनेगा टॉल। दोनों में बना टॉल, यहाँ पे बना कैसा डॉर्फ। यानी कि देखा आपने, जब जैसे इसको ऐसे समझो जैसे कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो पावरफुल क्या है, जब पावरफुल है सारे, तब तो उनकी पावर चलती है। सारे लोग पैसे वाले हैं तो उनकी पावर चलती है ना। तो जब दोनों ही पावर वाले थे तो क्या हो गया, दोनों ही डोमिनेंट थे तो टॉल बना। लेकिन क्या हुआ, अब पावर वाले के पास एक छोटा आदमी आ गया, यानी कि जो बहुत पैसे वाला था उसके सामने कैसा आ गया, एक ऐसा गरीब इंसान आ गया। तो वो क्या करेगा, वो गरीब की बात नहीं सुनेगा, है ना, दिस इज ह्यूमन नेचर। तो क्या हो गया, उसने जो बड़ा है, जो पैसे वाला है, वो गरीब की बात नहीं सुनेगा, यानी कि जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव की बात नहीं सुनेगा। तो वो यहाँ पर खुद को ही रिप्रेजेंट करेगा, टॉल ही रिप्रेजेंट होगा, टॉल ही बढ़ेगा, टॉल ही हमारी प्रोजनी आएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं जब यहाँ पे दोनों गरीब आ गए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया इनका यूनियन, ये मजबूत हो गए, सशक्त हो गए हैं। क्या हो गया, अब दोनों ही हमारे, अब क्या है, अब दोनों एक जैसे हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। तो क्या होगा, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों के दोनों ड्वार्फ हो जाएंगे। दोनों के दोनों छोटे हैं, दोनों के दोनों खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जब भी डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट तो हमेशा खुद को रिप्रेजेंट करता ही है। अगर उसके आस पास छोटा आ गया तो भी रिप्रेजेंट करेगा, और अपने जैसा हो गया तो वो रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों में देख रहे हो। लेकिन रिसेसिव जीन जो है वो रिप्रेजेंट करता तो है वो खुद को रिप्रेजेंट, लेकिन कब करता है, ओनली एक्सप्रेस, कब एक्सप्रेस होता है, जब क्या होता है, जब दोनों एक जैसे प्रेजेंट हो, यानी कि जब आइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट हो। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या समझ में आ गया, अब आपको ये समझ में आ गया कि क्या हो गए, कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। अब मैंने कह दिया ये जैसे क्या है, ये दोनों एक जैसे है ना, क्या है इसमें, दोनों में क्या है, टॉल का जीन है, दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन है। तो ऐसे जीन जिनके अंदर दोनों ही क्या हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या हो, दोनों ही जीन्स या तो डोमिनेंट हो या फिर दोनों रिसेसिव हो, यानी कि एक जैसे हो। दोनों जीन्स कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो उनको बोला जाता है होमोलोगस जीन्स। ठीक है, होमोलोगस जीन्स। बात समझ में आ गई। और ये जैसे आप छोटा देख रहे हैं, इसमें क्या है, इधर भी डॉर्फ है और इधर भी डॉर्फ है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है हेटेरोजाइगस जीन। सॉरी, होमोलोगस नहीं है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस जीन। सुनिए, अब देखिए क्या देखा था कि दोनों के दोनों क्या है, अगर दोनों के दोनों टॉल है, अगर दोनों के दोनों टॉल आ गए या फिर दोनों के दोनों शॉर्ट आ गए, यानी कि दोनों जीन्स एक जैसे हो गए, इसमें भी और इसमें भी, तो ऐसों को बोला जाता है होमोजाइगस। होमो का मतलब क्या बताया था, होमो का मतलब होता है सेम, सेम कैसे होता है, आप मिक्सचर भी देख सकते हैं, होमोजाइगस मिक्सचर, हेटेरोजाइगस मिक्सचर। तो क्या होता है कि होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि जिनके अंदर सेम जीन्स प्रेजेंट हो, उनको बोला जाता है होमोजाइगस। ये वाला भी होमोजाइगस और ये वाला भी होमोजाइगस। बस समझ में आ गई। लेकिन ये क्या है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, एक टॉल है एक शॉर्ट है, यानी कि दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो ऐसों को बोला जाता है हेटेरोजाइगस। ये सब बात समझ में आ गई। तो होमोजाइगस क्या हो गए, होमोजाइगस कंडीशन तब होगी जब दोनों के दोनों जीन या तो टॉल हो या फिर दोनों के दोनों डॉर्फ हो, या तो दोनों के दोनों डोमिनेंट हो या फिर दोनों के दोनों रिसेसिव हो। लेकिन अगर दोनों मिक्स हो गए, यानी कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक टॉल एक डॉर्फ, ऐसा हो गया तो क्या होगा, तब होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी कि हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम या फिर हेटेरोजाइगस जीन मैं कह सकती हूँ। ये बात समझ में आ गई। तो जीन देखे दो तरीके के, डोमिनेंट रिसेसिव, अगर दोनों डोमिनेंट होमोजाइगस, अगर दोनों चेंज हो गए तो क्या हो गए, रिसेसिव यानी कि हेटेरोजाइगस मेरे क्रोमोसोम्स हो गए। अब देखिए, अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं ब्रीडिंग के बारे में कि ब्रीडिंग क्या होती है। ब्रीडिंग कुछ नहीं होती, ब्रीडिंग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ब्रीडिंग को क्या कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसी को मैं कह सकती हूँ ब्रीडिंग करवा रहे हैं, है ना। तो अब क्या हो गया, अब मैंने देखा है ब्रीडिंग के भी देखो दो टाइप्स होते हैं। ब्रीडिंग के मुझे टाइप्स देखने कितने होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्योर ब्रीडिंग,
देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना, जो हमारे साइंटिस्ट थे मेंडल, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो प्लांट्स के ऊपर करा था। तो ये आप दिमाग में ये बांध करके चलें, ये सब बातें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ये सब बातें पढ़ेंगे हम किसके बारे में, हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, ठीक है। प्योर ब्रीडिंग और एक होती है हाइब्रिड ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग और हाइब्रिड ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग और हाइब्रिड ब्रीडिंग क्या होता है, देखिए जब एक जैसी फैमिली के अंदर, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि फॉर एग्जांपल दोनों भाई बहन हैं, उनके अंदर अगर मैंने ब्रीड करवा दिया, अगर एक ही जनरेशन वाले, एक ही फैमिली वाले पेरेंट्स के अंदर, एक ही फैमिली वाले और प्रोजेनी के अंदर मैंने ब्रीड करवा दिया, जो एक जैसी फैमिली को डिपेंड करते हैं, एक जैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसको मैं बोलती हूँ प्योर ब्रीड। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उनके अंदर अगर मैं ब्रीडिंग करवा दूं, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन करवा दूं, तो उसको बोला जाता है प्योर ब्रीडिंग। फॉर एग्जांपल दो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर टीटी था, टीटी था, ठीक है। अब इनके बीच में मैंने क्रॉस करवाया, है ना। जब इन दोनों के बीच में मैंने क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, ये भी एक जैसे, ये भी एक जैसे, यानी कि एक ही फैमिली से आए होंगे, दोनों के अंदर एक जैसे जीन है तो एक ही फैमिली से आए होंगे। तो जब मैंने प्योर ब्रीड करवाया, यानी कि एक जैसे जीन्स वालों के बीच में क्रॉस करवाया, है ना। और ऐसे क्या हो सकता है, अगर मैंने किसके बीच में, अगर मैंने टीटी और टीटी के बीच में करवाया, दोनों डोमिनेंट है। अगर मैंने टी छोटा टी यानी कि दोनों रिसेसिव है, इनके बीच में अगर मैंने करवाया, अगर इनके बीच में मैंने करवा दिया, तो ये क्या होगा, ये भी कैसे हो गए, ये भी कैसा हो गया, ये भी हो गया प्योर ब्रीडिंग। यानी कि एक जैसे जो है ना, एक जैसे जीन्स के बीच में क्या करवा रही हूँ मैं, क्रॉस करवा रही हूँ या फिर फर्टिलाइजेशन करवा रही हूँ, ठीक है। अब हाइब्रिड ब्रीडिंग क्या होती है, हाइब्रिड ब्रीडिंग होती है दो अलग अलग फैमिलीज के बीच में, यानी कि दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जैसे कि हमारे होता है ह्यूमंस में, क्या सेम फैमिली में वेडिंग होती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती शादी एक जैसी फैमिली में, नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती तो क्या कह सकती हूँ मैं, नहीं हो सकती तो क्या कह सकती हूँ मैं कि वहां पर क्या नहीं हो सकता, प्योर ब्रीडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि एक जैसी फैमिली वाले ब्रीड नहीं करेंगे। कौन करेंगे, हाइब्रिड ब्रीडिंग होगी, यानी कि दो अलग अलग फैमिली से लोग हैं, लोग जो है वो दो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यानी कि अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म ले लिए जिन दोनों के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स है, जिन दोनों के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स है, तो उसको बोलती हूँ हाइब्रिड ब्रीडिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ब्रीड करवा दिया एक डोमिनेंट एक रिसेसिव और दोनों डोमिनेंट, ये दो अलग अलग जीन है, ये दो अलग अलग जीन है, इनके बीच में अगर मैंने क्रॉस करवा दिया तो हो गया हाइब्रिड ब्रीडिंग। ऐसे ही अगर मैंने हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में जीन करवा दिया तो ये भी कैसा हो गया, ये भी हो गया हाइब्रिड, है ना। और कैसे करवा सकते हैं, और करवा सकते हैं हम इसके बीच में हाइब्रिड और ये प्योर वाला रिसेसिव के बीच में, इनके बीच में क्रॉस करवा दिया तो ये भी कैसे हो गए, ये भी हो गए हमारे हाइब्रिड ब्रीडिंग। यानी कि हाइब्रिड क्या हो गया, दो अलग अलग तरीके के जीन्स वालों के बीच में अगर क्रॉस करवा दूं तो वो हो जाएगा मेरा हाइब्रिड ब्रीडिंग। यानी कि टू डिफरेंट जीन्स। ये बात समझ में आ गई। तो हाइब्रिड कितने तरीके की हो सकती है, हाइब्रिड ब्रीडिंग जो हो सकती है वो हमारी दो तरीके की हो सकती है। पहली हो सकती है हाइब्रिड ब्रीडिंग और दूसरी हो सकती है हमारी प्योर ब्रीडिंग, ठीक है। अब क्या देखना है, अब फाइनली हमें सिर्फ दो डिफरेंसेस देखने हैं दो। कौन कौन से दो डिफरेंसेस देखने हैं, आइए देखते हैं। अब किसके बीच में डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना है किसके बीच में, दो टर्म्स है। कौन कौन सी टर्म्स है, पहली है जीन और दूसरी है मेरी अलील, ठीक है। जीन और अलील क्या होता है, देखिए डीएनए का एक फ्रेगमेंट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। डीएनए का एक फ्रेगमेंट क्या कहलाता है, या फिर मैं कह सकती हूँ सेगमेंट क्या कहलाता है, जीन, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो जीन है मेरा उसके अलग अलग तरीके की कॉपी बना दूं, यानी कि फॉर एग्जांपल जीन क्या कर रहा होगा, जीन कोई कैरेक्टर कैरी कर रहा है कि क्या कैरेक्टर कैरी कर रहा है कि मेरे अंदर बाल होने चाहिए, मेरे सर पर घने बाल होने चाहिए, ठीक है। मेरे सर पर क्या होना चाहिए, बाल होने चाहिए। ये भी तो कैरेक्टर है, मेरे पेरेंट्स से आया, मेरे पेरेंट्स के सर पे बाल थे तभी तो मेरे भी सर पे बाल है ना, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं कैरेक्टर आया मेरे अंदर। तो जीन क्या कर रहा था, जीन कैरेक्टर कैरी कर रहा था कि जो आगे आने वाली प्रोजेनी है उसके अंदर क्या होने चाहिए, बाल होने चाहिए, ठीक है, बाल होने चाहिए। अब लेकिन क्या हुआ, बाल कैसे होने चाहिए ये क्या मुझे पता है, कैसे बाल होने चाहिए, बाल होना
तो जीन कैरी कर रहा है, उसका कैरेक्टर तो जीन कैरी कर रहा है कि बाल होने चाहिए, लेकिन बाल कैसे होने चाहिए, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, लाल, पीले, कैसे होने चाहिए, किस कलर के होने चाहिए, किस डिजाइन के होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, कर्ली होने चाहिए, है ना, एनाकोंडा शेप के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो बाल होना क्या है, बाल होने का कैरेक्टर जो कैरी कर रहा है वो है जीन। लेकिन अगर मैं इसी हेयर के बाल में बात करूं कि क्या, कि ब्लू हेयर है, कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, ठीक है, स्ट्रेट हेयर है, और कैसे है, ब्लैक हेयर है, ये क्या हो गए, ये इस हेयर के वेरिएशन हो गए, ये इस हेयर के वेरिएशन हो गए। तो क्या कह सकती हूँ कि जीन क्या है, जीन तो डीएनए का सेगमेंट है जो एक कैरेक्टर को कैरी कर रहा है। लेकिन अगर मैं जीन के अलग अलग फॉर्म्स बना दूं, जीन की डिफरेंट फॉर्म्स बना दूं, तो डिफरेंट फॉर्म्स को मैं क्या कहूंगी, डिफरेंट फॉर्म्स को मैं कहूंगी अलील। यानी कि एक जीन है उसके अलग अलग फॉर्म्स है। जैसे कि मैंने क्या देखा था, आपको बताया था कि दो तरीके के जीन्स हो सकते हैं। पहला हो गया ऐसा जीन, एक हो गया डोमिनेंट जीन, और एक हो गया रिसेसिव जीन। तो जीन क्या है, जीन तो इस बात का है कि हाइट कैसी होगी, जीन तो इस बात का है कि हाइट कैसी होगी, हाइट टॉल होगी या शॉर्ट होगी, ये बताएगा हमें अलील। यानी कि ये सिंगल क्या है, ये सिंगल जीन नहीं है, ये सिंगल जीन नहीं है, क्योंकि जीन तो क्या हो गया, हाइट जो थी ना वो करेक्टर कैरी कर रही थी जीन, लेकिन ये टॉल होगा या शॉर्ट होगा, ये करेक्टर कैरी करेगी अलील, ये करेक्टर कैरी करेगी अलील। यानी कि जीन के ही डिफरेंट फॉर्म्स बना दी, जीन के ही करेक्टर को डिफरेंट फॉर्म्स में ला दिया, उसको बोला मैंने अलील। क्या ये दोनों अलग है, नहीं भैया, एक जैसे ही होते हैं, बस अंतर क्या है, इनके कैरेक्टर्स कैरी करने में अंतर है। ये क्या है, ये हेयर को बता रहे हैं कि इंसान के अंदर हेयर होने चाहिए, लेकिन अगर हेयर के अलग अलग फॉर्म्स को कौन बताएगा, अलग अलग फॉर्म्स को अलग अलग तरीके के जीन बताएंगे। यानी कि जीन के डिफरेंट फॉर्म्स बताएंगे कि क्या होगा, किस तरीके के बाल होंगे, तो उनको कह दिया मैंने अलील। क्या दोनों अलग अलग चीज है, नहीं भैया, अलग अलग कैसे चीज हो गई, अलग अलग कैसे हो गई, है तो जीन ही, है तो जीन ही, जीन अलग अलग तरीके के हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग भाई बहन है आपस में, है ना, तो है क्या, आप सब हैं तो बच्चे ही, लेकिन अलग अलग तरीके के हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई एनाकोंडा है, नहीं, सारे इंसान ही है ना, सारे बच्चे ही हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। तो सिमिलरली है तो ये दोनों जीन ही है, तो डीएनए के फ्रेगमेंट ही, लेकिन इनके कैरेक्टर्स कैरी करने में अंतर है, इनके स्वभाव में अंतर है, इनके क्या है, इनके अंदर के जो बिहेवियर है उसमें अंतर है। बात समझ में आ गई। वैसे दोनों सेम है, वैसे दोनों डीएनए की पार्ट है, ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब इसी बेसिस पर, जैसे मैं कह रही हूँ ना, ये हेयर है, हेयर के अलग अलग कलर है, इसी बेसिस पर कहा जाता है, जैसे कि एक क्या होता है, एक होता है कैरेक्टर। मैं क्या कहती हूँ, दो चीजों में डिफरेंस बताना है ना, तो जीन और अलील में तो डिफरेंस बता दिया, जीन और अलील में तो डिफरेंस बता दिया। अब डिफरेंस रह जाता है कैरेक्टर्स में और ट्रेट्स के अंदर, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर, पहला मैं किस में चेंज बताऊंगी, कैरेक्टर में, और दूसरा क्या है, दूसरा है ट्रेट, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे स्पेशल फीचर्स, क्या होते हैं, ऐसे स्पेशल फीचर्स, स्पेशल फीचर्स जो क्या बनाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, which forms body of an organism, ठीक है। यानी कि ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि ये बता रहे हैं कि बॉडी किस तरीके की होगी, ओवरऑल बॉडी किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, बॉडी का सही मायने में किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो बताएंगे कैरेक्टर्स। जैसे कि एक इंसान है, इंसान का बच्चा अगर पैदा होना है तो इंसान के अंदर क्या है, इंसान के अंदर दो हाथ होने चाहिए, हाथ कहाँ पर लगे होने चाहिए ये भी फिक्स है, ऐसा थोड़ा ना हाथ यहाँ से सर पे से उग रहे हैं, हाथ ऐसे दो हाथ उगने से ऐसे उग गए, नहीं ना, सही जगह पे से हाथ उगेंगे, तो क्या है, दो हाथ होने चाहिए, सही जगह पे से उगने चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, एक दो आंखें होनी चाहिए हमारे पास, एक सर होना चाहिए, एक दिमाग होना चाहिए, एक स्कल होना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब है मेरे कैरेक्टर्स जो कि क्या है, इंसान को बना रहे हैं, इंसान की ओवरऑल बॉडी को बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये ओवरऑल बॉडी को बना रहे हैं, ओवरऑल बॉडी का फॉर्मेशन करने में ये हेल्प कर रहे हैं। यानी कि हाथ होना क्या है, एक कैरेक्टर है, बाल होना एक कैरेक्टर है, नाक होना एक कैरेक्टर है ना, होठ होना एक कैरेक्टर है, मेरे दिमाग का होना एक कैरेक्टर है, पूरी बॉडी का होना ही अपने आप में एक कैरेक्टर है।
पूरी बॉडी है, ये अपने आप में क्या है, एक कैरेक्टर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाथ लंबे हैं या छोटे हैं, हाथ लंबे हैं या छोटे हैं, पैर लंबे हैं या छोटे हैं, बाल काले हैं या नीले हैं, है ना, तो क्या हो गया, मैंने क्या करा, एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बता रही हूँ। यानी कि मैं बता तो रही हूँ हाथ है, लेकिन हाथ किस तरीके का होगा अगर मैं ये बताऊं, यानी कि मैं कहूँ कि डिफरेंट फॉर्म्स अगर मैं बताऊं, डिफरेंट फॉर्म्स बताऊं, अगर मैं किसके डिफरेंट फॉर्म्स बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कैरेक्टर की डिफरेंट फॉर्म्स, कैरेक्टर की डिफरेंट फॉर्म्स, तो उसे मैं कह देती हूँ ट्रेट, उसको बोल देती हूँ मैं ट्रेट। यानी कि कैरेक्टर, जैसे कि जीन क्या कैरी कर रहा था, जीन कैरी कर रहा था कैरेक्टर को, जीन कैरी कर रहा था कैरेक्टर को, लेकिन जो हमारा अलील है वो कैरी कर रहा है एक तरीके से ट्रेट को। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है हेयर का होना, कैरेक्टर है हेयर का होना, लेकिन कैरेक्टर में हेयर का होना, हेयर किस तरीके के होंगे, किस डिजाइन के होंगे, वो कौन बताएगा, वो हमें बताएंगे ट्रेट। कि ट्रेट में क्या बताएंगे कि नीले बाल है, कर्ली बाल है, स्ट्रेट बाल है, यानी कि कैरेक्टर के ही डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये दोनों कुछ को सेम से नहीं लग रहे, जीन और उसके अलग अलग फॉर्म अलील, कैरेक्टर और उसके अलग अलग फॉर्म ट्रेट्स। सिंपल बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कान है, हमारे पास कान है, कुछ लोगों के कान है ना इस तरीके से अटैच होते हैं, लोब्स अटैच होती है हमारे बॉडी से, तो वो क्या हो गया, वो एक तरीके का ट्रेट हो गया। और कुछ लोगों के अलग कान होते हैं, लेकिन क्या हो गया, कान होना क्या है, एक कैरेक्टर है, कान होना एक कैरेक्टर है, लेकिन कान के जो लोब्स होते हैं ना, ये लोब्स कहते हैं इनको, अगर ये आपके बॉडी से चिपके हुए हैं, अगर आपके यहाँ गर्दन के पास से चिपके हुए हैं, तो वो क्या है, वो हो गया कैरेक्टर, सॉरी वो हो गया ट्रेट। यानी कि इसके लोब्स का फ्री होना और इसका अटैच होना, लोब्स का फ्री होना और अटैच होना, तो वो क्या हो गया, वो हो गया मेरा ट्रेट। यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, कैरेक्टर में क्या कह सकती हूँ कि ईयर का प्रेजेंट होना, ईयर लोब्स का होना, ईयर लोब्स का होना क्या है, कैरेक्टर, लेकिन ईयर लोब्स फ्री होंगी, फ्री होंगी या फिर अटैच होंगी, ये क्या है, ये हो गया मेरे ट्रेट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि किसी के होठ हैं, बड़े होंगे या छोटे होंगे, ट्रेट, होठ है ये क्या है, ये कैरेक्टर है। तो बात समझ में आ गई। तो इतने सारे बेसिक्स जो टर्म्स थी वो हमने कर ली है। एक बार मैं आपको इसके बाद एक पेज पे स्लाइड लगा करके दे दूंगी, आप उसमें से एक साथ पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी टर्म्स हमने पढ़ी है, उनको नोट करके रखिएगा ताकि आपको याद करनी पड़े, और नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट लेक्चर जब आप लेंगे तो आपको ये सारी टर्म्स याद होनी चाहिए, दिमाग में बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, तभी आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट समझ में आएंगे, तभी सारी चीज जितनी भी है ना जेनेटिक्स की तभी समझ में आएंगी। पहले टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, और जो बाकी थोड़ी बहुत टर्म्स बची हैं वो मैं बीच बीच में क्लियर करवाती रहूंगी, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिएगा और इन टर्म्स को याद करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।